राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय आदिवासी समूहों के सदस्यों के साथ संवाद किया। राष्ट्रपति बुधवार से जम्मू कश्मीर के 2 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ में उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है और दोनों पक्ष इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्सुक हैं। सिंह ने पेरिस में फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकुर्नु के साथ अपनी बातचीत के बाद यह बात कही। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की शिवसेना की याचिका को मंजूरी दे दी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 24 अक्टूबर को अपनी 57वीं दशहरा रैली आयोजित करेगी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त बुधवार रात बिहार के बक्सर जिले में हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने की दुर्घटना की जांच करेंगे, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई और कम से कम 30 लोग घायल हो गए। देश में जातीय जनगणना को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। क्षेत्रीय दलों की ओर से लगातार इसकी मांग भी की जा रही है। कांग्रेस भी इसके पक्ष में खुलकर खड़ी है। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना हमारे समाज को जोड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को उन लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की, जिनकी कल रात बक्सर में दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने से मौत हो गई थी। बृहन मुंबई महानगर पालिका नवरात्रि उत्सव मंडलों को अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा देगी और छठ पूजा स्थलों की साफ सफाई और अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित करेगी। दिल्ली पुलिस ने दशहरा में 12 से 14 अक्टूबर तक होने वाली P20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर बुधवार को यातायात दिशा निर्देश जारी किए। P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया जाएगा। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में वीरवार को सुबह भीषण आग लग गई। इस मौके पर दमकल की कम से कम 33 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कौशल दीक्षांत समारोह 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रतिभाग किया। कौशल दीक्षांत समारोह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। यह आज के भारत की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। उन्होंने सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना दी। कौशल दीक्षांत समारोह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। ये आज के भारत की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे युवा साथियों, हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ्य होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन या लंबे समुद्र तट। लेकिन इस सामर्थ्य को उपयोग में लाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण शक्ति की जरूरत होती है वो है युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है, देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवा शक्ति को एम्पावर कर रहा है, पूरे इकोसिस्टम में अभूतपूर्व सुधार कर रहा है और इसमें भी देश की अप्रोच 2 तरफा है। हम अपने युवाओं को स्किलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। करीब 4 दशक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, IIT,
IIM या ITI जैसे कौशल विकास संस्थान खोले हैं। करोड़ों युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी गई है। वहीं दूसरी तरफ हम नौकरी देने वाले ट्रेडिशनल सेक्टर्स को भी मजबूत कर रहे हैं। हम रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत गुड्स एक्सपोर्ट्स, मोबाइल एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। और साथ ही भारत स्पेस, स्टार्टअप्स, ड्रोन, एनिमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर जैसे कई सेक्टर्स में आप जैसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर भी तैयार कर रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। जब दुनिया के अनेक देशों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, तब भारत दिनों दिन युवा हो रहा है। भारत के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरफ देख रही है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने भी जो आंकड़े जारी किए हैं, वो भी आप सभी युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। IMF ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। आपको याद होगा, मैंने भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाने की गारंटी दी है। IMF को भी इस बात का पूरा विश्वास है कि भारत अगले 3-4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। यानी आपके लिए नए अवसर बनेंगे, आपको रोजगार स्वरोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, आपके सामने अवसर ही अवसर है। हमें भारत को दुनिया में स्किल्ड मैन पावर का भी सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाना है। हमें दुनिया को स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशन देने हैं। सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का ये सिलसिला चलता रहे। आपको जीवन में हर कदम पर सफलता मिले, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ में उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद हर प्रकार से केदारखंड का विकास हुआ है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया है, मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहाँ
4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए। मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं देखता हूं कि आप भी अपनेपन के उसी हक के साथ, उसी आत्मीयता से मुझसे जुड़े रहते हैं। देश जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तब भी आप खुशी साझा करते हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश अगर कहीं दिखती है तो वो भी आप मुझे बताने में कभी पीछे नहीं रहते। हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। 30-40 साल से लटका हुआ काम माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद से ये आपका भाई, ये आपका बेटा कर पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ बातें जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहाँ एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति हुई, भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्षों में हर भारतवासी के मन में देश के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत हुआ है। सेना और सैनिकों की बात की जाए तो हम कैसे भूल सकते हैं कि पहली बार भारत में ऐसा नेतृत्व आया है जिसने सेना को दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश दिया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की स्वर्णिम जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना है, उसका पुनरुत्थान का एक कालखंड चल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है, वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बाबा केदार के धाम में आपके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह हमें एक नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह कथन हमें गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं उस दूसरी ओर हर उत्तराखंडी को अपने कर्तव्य पथ का भी बोध कराता है।
मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शिव रूपी शब्दों को उनके इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के नाम, होगा उत्तराखंड के नाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के मंडला में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार वनाधिकार का कानून लाई, जिससे वन पर सबसे पहला अधिकार जनता का रहे। वहीं मनरेगा के विषय में बात करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं बस्तर गई थी, जहाँ पे आपकी तरह, यहाँ की तरह आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी बहन भाई रहते हैं। तो वहाँ जो कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले तो आज के दिन तेंदुपत्ता के लिए वहाँ पे 4,000 रुपए मिल रहे हैं पर बोरा, प्रति बोरा। आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने एक ब्रांड बना दिया है। वहाँ पे बड़े बड़े मिलेट के प्रोडक्शन के प्लांट लगा दिए हैं ताकि वहाँ की जो उपज है उसमें से ऐसी ऐसी चीजें बनी जो पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में पहुंच सके। वहाँ कोदा, कुटकी, रागी, ज्वार जो उगता है उसमें से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रही हैं। तो आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि इस वोट से आपके अगले 5 साल तय होंगे। आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है वो तय होगा। 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कितने काम किए। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 600 रुपए किया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% तक बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है। आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अच्छा, एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। रांची में झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खेल गांव का संदेश झारखंड के साथ पूरे देश में गूंजे, ऐसी परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के हुनर को तराशने की हर संभव कोशिश सरकार कर रही है। आज झारखंड प्रदेश की इस ऐतिहासिक परिसर खेल गांव के इस इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों और उनके कोचेस के बीच में सम्मान राशि वितरण समारोह में हमारे साथ उपस्थित खेल जगत से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, हमारे खिलाड़ी बच्चों, उनके कोचेस, आप सबका आज के इस सम्मान समारोह में मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खेल गांव का जो संदेश है, वो संदेश सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया में गूंजे। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। हर खेल में हमारे झारखंडी नौजवान लड़के लड़कियां अपने हुनर का प्रदर्शन करें और आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे बच्चे काफी उत्साहित होकर खेल के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके इस प्रयास को हम यूं ही जाया नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल अस्वस्थ रहें, आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मैं खुद इस खेल के प्रति नजर बनाए रखता हूं। जो कभी 20 वर्षों में नहीं हो पाया, जो गाड़ी बिल्कुल थम सी गई थी, हमारे खिलाड़ियों को समझ नहीं आता था कि खेलते हुए हमारा भविष्य क्या होगा। आप चिंता ना करें, आप खेल की दिशा में आगे बढ़ें, आपकी भविष्य सरकार चिंता करेगी। आपका पूरा जीवन कैसे सुरक्षित हो, इसकी पूरी गारंटी के साथ हम आगे आपको बढ़ाने का काम करेंगे। कई चीजें और तो और यहाँ सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि जो हमारे कोचेस हैं, उनके लिए भी हम उनको भी नहीं छोड़ सकते। बिना कोच का खिलाड़ी आगे भी नहीं बढ़ सकता, इसलिए खिलाड़ियों के लिए कोचेस का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तो ये हम लोगों ने शुरुआत किया है। अगर सब कुछ सही, अब तक तो ठीक ठाक और बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। समय अनुकूल स्थिति परिस्थिति सब ठीक रहा, मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि अब देश का प्रतिनिधित्व कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे ओलंपिक हो, चाहे नेशनल गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उन सभी खेलों में हमारे झारखंड के नौजवान निश्चित रूप से दिखाई देंगे। देश में पहली बार हॉकी इंडिया और राज्य सरकार के द्वारा झारखंड वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी आने वाला 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक झारखंड में आयोजित होगा, जो 10 दिनों का होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उस 10 दिनों में भारत में लगभग 6 देशों से खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे और 10 दिनों तक यहाँ हॉकी चैंपियनशिप का भव्य आयोजन होगा। इससे कहीं न कहीं एक जो खेल के प्रति समा बांधने का जो पहल है, इस राज्य में खेल विभाग, राज्य सरकार और हॉकी इंडिया, या हम कहेंगे जो खेल गांव हुआ था, ये जिस उद्देश्य से बना था, उस उद्देश्य को आने वाला समय में एक
बड़े आगाज के साथ हम लोग शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं ये वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में प्रयास ये होगा कि इस राज्य के अंदर प्रतिवर्ष कोई न कोई भव्य खेल का आयोजन इस राज्य के अंदर हो, ताकि जो हमारे खिलाड़ी बच्चे हैं, खेल से जो जुड़े बच्चे हैं, वो और मजबूती के साथ खेल में आगे बढ़ सके। सरकार ने पहली बार खिलाड़ियों के लिए एक पोर्टल भी शुरुआत किया है। मुझे लगता है देश का ये पहला तरीके का ये प्रयास है जहां खिलाड़ियों का एक पूरा डाटा एकत्रित कर खिलाड़ियों को हम लोग अपने संपर्क में रखेंगे और उनके हर समस्या की मदद के लिए हमारे लिए ये पोर्टल बहुत उपयोगी साबित होगा। आप सभी खिलाड़ी और साथ साथ में जो उनके कोचेस हैं, उन सब का इसमें पूरा एक विवरणी होगा, जिसके साथ हम आने वाला समय राज्य के अंदर खेल की दिशा में क्या गतिविधि हो रही है, किन गतिविधियों को रफ्तार देना है, कहाँ किस तरीके से चीजों को अमल में लाना है, इसको तैयारी करने में हमें एक सहयोग मिलेगा। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर नई शराब नीति के विरोध में सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति युवा विरोधी है, इसलिए इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में आप मुख्यालय पर सीएम केजरीवाल का त्याग पत्र मांगने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज फिर कहता हूँ, इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता है और हम सबका फर्ज है उस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले। किस तरह से शराब नीति बदली गई, किस तरह से परसेंटेज बढ़ाई गई, किस तरह से शराब पीने की आयु घटाई गई, किस तरह से बार रात के 3 बजे तक खुलेंगे और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये सब चीजें जांच का विषय है, जांच चल रही है। पूरी दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया है। तो दिल्ली के ये युवा, ये बहनें जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, इनको माफ नहीं करेगी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने इस लड़ाई को गली गली में लेके जाना है, घर घर तक पहुँचाना है। श्री जितेंद्र महाजन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर शराब के ठेकों को बंद करवाया, उनके ऊपर और उनके सभी साथी कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार ने लाठियां बरसाई, मुकदमे दर्ज किए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस बहादुरी के साथ रोहतास नगर में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री जितेंद्र महाजन की लीडरशिप में उस लड़ाई को लड़ा, मैं बहुत बहुत जितेंद्र जी को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा लाई गई, जिस नई शराब नीति के बारे में ये कहा गया था, विधानसभा के अंदर कहा गया था कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हेडक्वार्टर पर आज त्याग पत्र मांगने के लिए एकत्रित हुए हैं कि यदि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम बधाई देना चाहते हैं कि हमको 100% कामयाबी हासिल हुई है। चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो बिजली का घोटाला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो। डीटीसी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के लोकसभा के मेंबर्स का जमानत जब्त कराकर उनको सबक सिखाएगी। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है
कि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम